मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी पाजेब को पढ़ना प्रारंभ किया था और अब तक हमें पता लगा कि पाजेब जो पैरों में पहनने का एक आभूषण है वह कहीं खो जाती है और उसे ढूंढने का निरंतर प्रयास किया जाता है। कभी बालक आशुतोष पर आरोप लगाया जाता है, कभी उसके मित्र सुन्नू पर आरोप लगाया जाता है, कभी घर के नौकर बंशी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने पाजेब को कहीं इधर उधर कर दिया है या उसकी चोरी कर ली है, लेकिन पाजेब को ढूंढा नहीं जा सका था। यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें फिर आरोप आशुतोष पर लगाया जाता है कि उसने किसी पतंग वाले को पाजेब दे दिए और बदले में पतंग और कुछ पैसे प्राप्त कर लिए। तो जो लेखक हैं वह अपने छोटे भाई को बुला करके और आशुतोष को उसके साथ भेजना चाहते हैं और अपनी पाजेब उस पतंग वाले से वापस लेना चाहते हैं। तो आप कहानी को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया, सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले आओ। पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे, नरमी की जरूरत नहीं। और आशुतोष, अब आओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। तब मैंने उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीजें दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। प्रतिकार, प्रतिरोध। मैंने अपने ऊपर बहुत जबर करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। लेखक अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि पाजेब बहुत कीमती है और 5 आने में पाजेब नहीं आती है, तो अपने चाचा के साथ जाओ, 5 आने उस पतंग वाले दुकानदार को दे करके अपनी पाजेब वापस ले लेना। और या तुम अपने चाचा को बतला देना, तुम्हारे चाचा अपने आप उस पतंग वाले से बात कर लेंगे और पाजेब ले लेंगे। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 वर्ष का यह लड़का होने आया, फिर भी देखो न कि किसी भी बात की उसमें समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर,
वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ उसे पकड़ कर तो लाओ। वो पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे दो चांटे जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह जैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो दोस्त। एक बार वह आधे एक घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता न दिखता था, मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। तो यहाँ लेखक बच्चे से सख्ती करते हैं, उसे दो थप्पड़ लगाते हैं और उसे पतंग वाले के पास जाने के लिए और अपनी पाजेब ले आने के लिए कहते हैं। उसे अपने छोटे भाई के साथ भी भेजते हैं, लेकिन बच्चा जाने को तैयार नहीं होता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे ने पतंग वाले दुकानदार को पाजेब दी नहीं थी, तो वह दुकानदार से अपनी पाजेब मांग भी नहीं सकता था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की ज़रूरत नहीं, नरमी की ज़रूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं। सुनकर मैं झल्लाया, कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, आकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देते। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव ही पड़ा हो, ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, घबराने की कोई बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा न 5 आने में पाजेब दिए। न न हो, सुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आगे समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए केले मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। उद्यत, तैयार। तो लेखक यहाँ पर अपने पुत्र आशुतोष को समझा रहे हैं और उसे 1 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पैसे पतंग वाले को दे देना और अपनी पाजेब
मांग लेना, घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसी बीच बच्चे की बुआ घर आती हुई दिखाई देती है और वह बच्चे से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए फल और मिठाई लेकर के आई हूँ। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, तू बंसी भी साथ जा, बीच से लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। तो इस तरह से लेखक ने अपने छोटे भाई और नौकर बंसी के साथ बच्चे को जबरदस्ती पतंग वाले दुकानदार के पास भेज दिया, ताकि वह दुकानदार से अपनी पाजेब वापस ले सके। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है, ये भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वे कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बुआ ने स्वीकार किया कि पिछली बार जब वह आई थी तो भूलवश उनके साथ ही एक पाजेब चली गई थी, और जब वह दोबारा वापस आई हैं तो उन्होंने उस पाजेब को लौटा दिया। लेकिन यहाँ हमें छोटे बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का हमने प्रयास किया कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है वो समझना उतना आसान नहीं। उन्हें डांट डपट करके नहीं समझाया जा सकता। डांटने डपटने से बच्चे डरकर झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं और उससे समस्या का समाधान नहीं होता। अगर वास्तव में ही बच्चों के मनोविज्ञान को समझना हो तो उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत ही प्रेम से और उनको अभयदान दे करके, उन्हें भय मुक्त करके और बहुत ही प्रेम से पूछना चाहिए। तभी हमें बच्चों से उनके मन की बात का पता लग सकता है। वरना जो बड़े या वयस्क लोग हैं वे बच्चों पर कठोरता करके अपनी बात नहीं मनवा सकते, उसमें उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यही हमें इस कहानी के माध्यम से पता लगता है कि बच्चों को निर्भय करके और बहुत ही प्रेम से उनसे कोई बात पता की जा सकती है। उन्हें ज़बरदस्ती डराकर धमकाकर या अपने तरीके से पूछने से बात नहीं बनती है। इस तरह से हमें इस कहानी के विषय में पता लगता है कि बाल मनोविज्ञान को समझना इतना आसान नहीं।